अपना एमपी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए सीधे उमा भारती कुछ कह रही हैं इस वक्त, सुनते हैं क्या कह रही हैं। कुछ शिकायतें हैं वो मैंने देखी, वो जेन्युइन है। जैसे एक तो जो बाण सागर है परियोजना, उसके कुछ इशू सेटल नहीं हो पाए पानी के बंटवारे के। दूसरा है जो ललितपुर के पास कौन सी राजघाट, उसके कुछ इशू सेटल नहीं हो पाए आज तक। तो उनका ये कहना है कि हमको ही हमेशा हमसे ले लिया जाता है और इशू सेटल नहीं किया जाता है। तो इसके इशू ना बचे कोई, ये हर इशू को सेटल हो फिर शुरू हो। तो शिवराज जी ने ये बात अभी मुझे लगता है कह भी दी है किसी, मेरे सामने भी 2-3, मेरे सामने तो वो हर सभा में कहती हैं कि जब बुंदेलखंड में होती है तो उन्होंने कहा, और प्रेस को भी कह दिया है अब तो उन्होंने कि बहुत जल्दी केंद्र बेतवा को लेके दोनों मंत्री बैठेंगे, पहले जल संसाधन दोनों राज्यों के, फिर मुख्यमंत्री बैठेंगे। मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है। मध्यस्थता तो तब होती है जब झगड़ा हो, विवाद हो या कोई इशू हो जो सुलझ ना रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। ग्वालियर चंबल में उसको प्रॉमिस किया है ना मैंने। हाँ नहीं, आप दो पूछो। नहीं, दो पूछने पड़ेंगे। हाँ। तो क्या शिवराज और सिंधिया दोनों फ्लॉप रहे, दोनों का जादू नहीं चला? दो कौन कौन सी जीती? शिवराज 9 जीती हैं सर। 9? 16 में। हाँ, 16 में। ग्वालियर चंबल में 7 सीटें हारी है भाजपा, केवल ग्वालियर चंबल में 16 में से 7 सीटें जो है भाजपा वहाँ हारी। तो क्या सिंधिया का जादू वहाँ नहीं चला? नहीं चला। और जो जीते हैं उस पे किसका चला? नहीं, वो तो चला। अच्छा चलो ठीक है, मतलब आपने कबूल किया कि चला। 9 पे चला, 7 पे नहीं चला, तो बहुमत पे तो चला ना, मेजोरिटी बिग नंबर, तो बड़े नंबर पे तो चला ना। अब जहाँ न सुनो ना, अब जहाँ क्या तेरा जादू चल गया, एक गाना है ना। तो जादू चल गया वो। हाँ, अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। तो जहाँ नहीं चला है वो क्यों नहीं चला है, इस पर पार्टी समीक्षा करेगी। हमारा तो ये था कि बहुमत मिल जाए, शांति से बहुमत मिल जाए, शांति से चुनाव हो जाए, क्योंकि बहुत खतरनाक बात थी ये चुनाव, बहुत खतरनाक था। क्योंकि आप उस सेना को लगा रहे थे उस जनरल को जिताने के लिए जिसको पहले रोंदने में लगे हुए थे। हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता था उसको रोंदने में लगे हुए थे, वो मंत्री और विधायक जो कांग्रेस के थे उसको खत्म करने में लगे हुए थे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने उदात्त चरित्र का, राष्ट्रभक्ति के चरित्र का परिचय दिया है कि उनने उनके लिए काम किया फिर अंत में। तो इसलिए ये तो बड़ा विकट चुनाव था। अब 9 में जीत गए, अब 9 की कह रहे 9 जीत गए, 7 हार गए, तो समीक्षा करेंगे कि क्यों हार गए, किसकी वजह से हार गए, किसका इल्हाम नहीं पड़ेंगे उसमें, हम जीत की खुशी मनाएंगे। आपने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ सर देखो सीधा भी है बहुत बोला। हाँ चल, हाँ चल नहीं, इमरती जैसे तो नहीं है। हाँ चलो। आपने जो सवाल किया था कि आप प्रचंड राजनीति में आने की, आपने ये भी कहा था कि 24 का चुनाव लड़ेंगी। अभी जो आप बात कह रही हैं तो आप कह रही हैं कि सत्ता के बगैर आपको। हाँ तो अभी 2-3 साल करेंगे ना, उसका 24 का चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश तो सब जहाँ भी गरीब आदमी पुकारेगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। जहाँ भी, मैं अभी आज चली ही गई होती, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, वो कोरोना के कारण ना कमजोरी बहुत रहती है, तो अचानक उसका एक कमजोरी का अटैक सा आता है। तो कल से मेरी तबीयत खराब हो गई, नहीं तो मैं उस गांव में जाने वाली थी निवाड़ी के सैदपुरा में, जहाँ बोरवेल में बच्चा गिर गया। तो बच्चे के परिवार से मिलने के लिए नहीं, क्योंकि उनका दुख तो मैं कम कर ही नहीं सकती हूँ। वहाँ जाके मुझे अपना कोई टीआरपी थोड़ी बढ़ानी थी, मेरे को तो ये जानना है कि बोरवेल कैसे खुदा था और किस पे कार्रवाई हुई बोरवेल को लेके। बात तो है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बोरवेल में बच्चे पूरे देश में क्यों गिर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसी प्रकार से जो गंदे टैंक के अंदर जो लोग घुस जाते हैं और दम घुटने से मर जाते हैं, आपको पता होगा बहुत लोग मर रहे हैं वो, और अधिकतर गरीब वर्गों के लोग होते हैं। सबसे गरीब मतलब पुअरेस्ट वर्ग है वो, वीकेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का, जो वो गंदगी साफ करने के लिए नीचे उतरते हैं और दम घुटने से मर जाते हैं। और मैं 4 साल से लगातार कह रही हूँ कि बंद कराओ, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, कंपनी प्राइवेट सेक्टर की होती है, और मजदूर भेजने वाले भी प्राइवेट, तो उनकी पूरी व्यवस्था क्यों नहीं होती है कि वहाँ दम घुटने से ना मरे। ये बोरवेल की घटनाएं जो पूरे देश में घट रही हैं, और दूसरी ये घटनाएं कि जिसमें लोग गंदगी साफ करने के लिए नीचे उतर जाते हैं, ये मेरे को बहुत शर्मनाक लगती हैं। ये हम सबके लिए, जो कहीं शासन और सत्ता में बैठा है, सबके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। इसलिए ये वो बातें हैं, इसके लिए करेंगे। मेरे को अलग से कोई इस पर राजनीति मुझे भाजपा की लाइन की करनी, समाज नीति मुझे ये इस लाइन की करनी कि वीकेस्ट सेक्शन को मुझे शिकार नहीं होने देना है किसी भी लापरवाही का। चुनाव तो मुझे लड़ना ही है 24 का। कांग्रेस से बड़े पैमाने पर आपके पार्टी में लोग आए, इन सिंधिया जी के 22 के अलावा भी काफी 6-7 लोग आपके पार्टी में आए और अब भी आना चाहते हैं, कई सारे, जो कि दावा बार-बार बीजेपी के कई नेता करते हैं कि हमारे संपर्क में। आप क्या इस परंपरा को सही मानते हैं कि आना देना चाहिए अगर कोई आना चाहता है? हाँ मैं इसको ठीक मानती हूँ, कोई आना चाहे तो आ जाए,
जो नहीं रहना चाहते हैं। राजनीति में तो एक फ्रीडम रहती ही है कि आपको लग रहा है कि आप गलत जगह पे हैं तो आप सही जगह पर पहुंच जाइए, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये इसका जो राजनीतिक उत्तर वो मैंने दिया, सांगठनिक उत्तर कि वो उनको लेंगे कि नहीं लेंगे ये बीडी शर्मा दे सकते, मैं नहीं दे सकती। दीदी आपने कहा ज्योति वो दोनों चश्मे वाले देखो ऐसे नहीं। मेरा हाँ हाँ सवाल है, हाँ 2003 में भुखमरी, गरीबी और शोषण अत्याचार के खिलाफ आपने प्रदेश की जनता की दुश्मनी की और आपने चुनाव लड़ा और उनकी पैरवी की। उसके बाद अब आप फिर से कह रही हैं शोषण, अन्याय, भुखमरी और गरीबी के खिलाफ जो है जनता के बीच में रहेंगे, समाजवाद के नाम पर, और फिर उसके बाद उसी भाजपा के साथ में आकर के आप चुनाव लड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आप जनता के साथ राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं? किसके साथ? जनता के साथ। नहीं, मैं भाजपा में ही हूँ और मैं उस समय भी भाजपा में ही थी 84 से 89 और 2003 में भी मैं भाजपा में ही थी। और बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। डबरा सीट से हार मिली है इमरती देवी को और इसके बावजूद वो कह रही हैं कि मैं हार गई तो भी मंत्री रहूंगी। क्या कहा सुन लीजिए। जितना मिलता था पूरा का पूरा सहयोग में 5000 से चुनाव हारी हूँ, 2500 और मिल जाते मैं चुनाव जीत जाती। लेकिन आपसे मैंने कहा है ना कि जो कांग्रेस का वोट था उसको पलटने में बहुत हिम्मत रखने पड़ती। जो मेरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे और जो वोटर थे उन्हें पलटने में मैंने पूरी ताकत लगाई और मैं डबल से पलटी हूँ। मैंने बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी में किया है, जो वोट भारतीय जनता पार्टी में नहीं था वो वोट मैंने दूने से ज़्यादा कर दिया और मैं चुनाव जीती हूँ। मैं डबरा से हारी तोड़ी, मेरी जनता ने मुझे चुनाव जिताया है और मैं जनता के साथ हूँ, जनता के साथ रहूंगी। डिप्टी सीएम की बात कह रही थी पहले इमरती देवी। ग्वालियर पूर्व में बीजेपी की हार पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर पूर्व और डबरा सीट पर व्यक्तिगत कारण से बीजेपी हारी है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और तपस्या है। ये माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय बीडी शर्मा जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी और राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा साहब और अमित शाह के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जो विकास के कार्य किए हैं उसकी जीत हुई है। जीत उसकी हुई है। दो सीटों पे क्यों हारे? जब मैंने ये कहा कि वहाँ कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं पर पार्टी या नेतृत्व आप देखिए कि 28 सीटें कांग्रेस की थी, उसमें से 20 सीटें हम छीन रहे हैं। ये इसको आप सफलता नहीं मान रहे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नतीजों को लेकर कमलनाथ को निशाने पर लिया और कहा कि कमलनाथ ने जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अब निभानी चाहिए और उसका स्वागत भी करेंगे। जनता ने उनको विपक्ष में बैठाने का मैंडेट दिया है तो उनको विपक्षी भूमिका निभानी ही चाहिए। मध्य प्रदेश की दुरावस्था ही इसलिए हुई थी, जो कहा था उन्होंने नहीं किया और उसी का परिणाम था कि उनकी सरकार को जाना पड़ा। सरकार से उनको चुनाव के दौरान भी वो लगातार झूठ बोलते रहे। अब जो अभी कह रहे हैं इसको सत्य तब माना जाए जब वो कुछ करें, फील्ड में करेंगे तो अच्छा होगा। इधर सीएम ने आज तुलसी मानस प्रतिष्ठान की प्रबंधकारिणी बैठक में शिरकत की और इस बैठक में तुलसी मानस प्रतिष्ठान के संपत्ति कर में छूट देने की बात कही और बैठक में मानस भारती पत्रिका के दीपावली अंक का विमोचन भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से भी बात की और दिग्विजय के नीतीश पर ट्वीट को लेकर निशाना साधा। मानस प्रतिष्ठान जो हमारे प्रदेश की भगवान राम और रामचरितमानस के विचारों तक नीचे पहुंचाने के लिए लगातार कई वर्षों से काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। आज मुझे खुशी है कि कल चुनाव परिणाम के बाद आज के दिन की मैंने शुरुआत तुलसी मानस प्रतिष्ठान की बैठक के साथ की है और अब रामराज कैसे मध्य प्रदेश में आए, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा, तो काफ़ी हद तक उस दिशा में काम करना है। आज यहाँ से काम का प्रारंभ किया है। वो ऐसे ट्वीट करते हैं जिनका ज़मीनी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता और कोई उनके ट्वीट को गंभीरता से नहीं लेता। कई बार वो हास्यास्पद ट्वीट करते हैं और वो केवल इसलिए करते हैं
कि जमीन पे कोई जड़ें बची नहीं है, तो ट्वीट के माध्यम से वो कैसे जिंदा रहें, चर्चित रहें वो, और इसलिए चर्चा में आने के लिए इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। इस पे क्या? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की और उपचुनाव के नतीजों को लेकर उन्हें जानकारी दी। इस मुलाकात को सौजन्य मुलाकात बताया गया। मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ भी बोलने से उन्होंने फिलहाल इनकार किया। भ्रष्टाचार भेंट के लिए गया था। महामहिम राज्यपाल महोदया यहाँ पे थी, आज उनको यहाँ से जाना था और कल ही जनादेश प्राप्त किया है, इसलिए शिष्टाचार भेंट के लिए। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद आज कमलनाथ ने सीएम हाउस पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए कहा है कि प्रदेश में मजबूत विपक्ष की भूमिका वे निभाएंगे। कांग्रेस गरीब बेरोजगारों का मुद्दा उठाने का काम भी करेगी, उन्होंने कहा। बधाई दी, मैंने कहा कि विपक्ष का रोल हम अपनाएंगे और मध्य प्रदेश के विकास के लिए विपक्ष कोई अड़चन नहीं पैदा करेगी। पर आज जो चुनौतियां मध्य प्रदेश के सामने हैं, इस प्रकार की चुनौतियां कभी नहीं। बेरोजगारी की, कृषि क्षेत्र की, हमारे पूरे व्यापार की, छोटे व्यापारी हुए, आज सब त्रस्त हैं, इनके लिए कोई। वहीं उपचुनाव में मिली जीत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह जीत अभूतपूर्व है और उन्हें इस जीत की कल्पना भी नहीं थी। उनकी माने तो जनता ने एक तरफा बहुमत दिया। उन्होंने कहा है कि जनता कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती थी। बिकाऊ टिकाऊ के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि बिकाऊ नहीं चला और टिकाऊ टिक गया। विजय अविश्वसनीय है और अद्भुत भी है, अभूतपूर्व भी है। अभूतपूर्व इस मायने में है कि कई सीटें इतने वोटों से हम कभी जीते ही नहीं। जैसे सांची हम जीत गए 63,859 वोट से, कोई कल्पना ही नहीं करता था। बमौरी 53,000 वोट से जीतेंगे ये कोई कल्पना नहीं करता था। सुर्खी 40,000 से जीतेंगे ये कोई कल्पना नहीं करता था। तो एक तरफा जनता ने भारी बहुमत दिया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की आकांक्षाओं की प्रतीक थी और 15 साल के अल्प कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने इतनी अविश्वसनीयता, अपने भ्रष्टाचार के कारण, वचन पूरे ना करने के कारण, विकास के काम ठप्प करने के कारण इतने अविश्वसनीय हो गए थे कि लोग उनको सबक सिखाना चाहते थे। बिकाऊ नहीं चला, टिकाऊ टिका, क्योंकि लोगों ने उस कदम को सही माना, सिंधिया जी के और उनकी साथियों के। उनको लगा कि ये सरकार गिराना जरूरी थी और इसलिए जिनने सरकार गिराई उनमें से अधिकांश को जनता ने भारी वोटों से जिता दिया। राजनीति में शालीनता का मैं पक्षधर हूं। चुनाव के समय अगर कोई कटुता पैदा हुई तो हमको समाप्त करना चाहिए और प्रदेश के विकास में उनका और कांग्रेस पार्टी का भी, सभी प्रतिपक्षी मित्रों का मैं सहयोग चाहता हूं। वैचारिक अंतर हो सकते हैं विचारधारा के, हम दुश्मन नहीं हैं, हम साथ मिलकर बढ़ेंगे अपने मध्य प्रदेश के लिए। और इधर हार के बाद कांग्रेस में मंथनों का दौर शुरू होने वाला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी बैठक बुला रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी के सभी विधायकों के साथ ही उपचुनाव के सभी प्रभारियों और कांग्रेस उम्मीदवारों को भी बैठक में अनिवार्य रूप से पहुंचने के निर्देश दिए हैं। बैठक में इस बात की जानकारी पार्टी लेगी कि कांग्रेस के अपेक्षित नतीजों के विपरीत नतीजे आखिर कैसे आए हैं, कौन से कारण रहे कांग्रेस की हार की वजह से, हार के और हानिकारक क्यों साबित हुए, कहां पर उपचुनाव में चूक हो गई, जो कांग्रेस के लिए आशंकाएं जो पहले कांग्रेस की तरफ से जताई जा रही थी, क्या उनके कारण उपचुनाव प्रभावित हो गया। तमाम मुद्दों को लेकर आज शाम 6 बजे कमलनाथ के सरकारी निवास पर एक बड़ी बैठक रखी गई है। इस बैठक में पार्टी नेता दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा भी मौजूद रहेंगे। कमलनाथ ने उपचुनाव के नतीजों को जनतंत्र का फैसला मानते हुए हार भी स्वीकार कर ली है। और उपचुनाव के नतीजों में बीएसपी फैक्टर का भी इफेक्ट नजर आया, असर नजर आया। बीएसपी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही खेल बिगाड़ने का काम किया है। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को इसकी वजह से हुआ है। कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान हो गया और बीजेपी को भी 1 सीट पर नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि पोहरी, भांडेर, बड़ा मलहरा, जौरा, मेहगांव और मुरैना में बीएसपी को अच्छे खासे वोट मिले।
इसका असर बीजेपी और कांग्रेस पर हुआ। कांग्रेस ने भी अपनी हार का ठीकरा बीएसपी पर फोड़ा। पीसी शर्मा ने कहा कि मायावती ने चुनाव नहीं लड़ने की बात तो कही थी, लेकिन वो अपनी बात से पलट गई और उपचुनाव में बीएसपी की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। बीएसपी जो कभी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती है, वो बाई इलेक्शन इस बार यहाँ पे लड़ी और उसका कहीं ना कहीं गठजोड़ बीजेपी से रहा है। जबकि जो उनकी सुप्रीमो है मायावती जी ने कहा था कि बीजेपी को सपोर्ट करने से तो अच्छा है कि घर पे बैठ जाना, पर उसके बावजूद इनका यहाँ लोकली जो हुआ और 6 जगह पर बीएसपी ने नुकसान पहुंचाया, जबकि जनरल इलेक्शन पे वो नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। उसमें कांग्रेस की वेव थी। इस बार वो निश्चित तौर पर सफल हुए नुकसान कर। और उपचुनाव के नतीजों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि अब कांग्रेस कभी खड़ी नहीं होगी। जब मैंने कहा था कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी तो कांग्रेस ने कहा था कि 7वां जन्म लेना पड़ जाएगा। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कल्पनाओं में विचरण करना उम्र जनित रोग है। वो कमलनाथ जी जो कहा करते थे कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, सच में उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है। वो सही कह रहे थे, पूरी कांग्रेस को पीस दिया। आने वाले 25 साल कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पिसी हुई पड़ी है। पूरी उनके नेतृत्व में कांग्रेस बिखर गई, टूट गई, पिस गई। 22 टूटे, 28 हो गए, 29 टूट गए। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां। सांवेर उपचुनाव में मिली जीत के बाद तुलसी सिलावट ने बीजेपी दफ्तर के पास राजमाता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, विजयी जुलूस निकाला। सिलावट ने कहा कि यह जीत शिवराज सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। नहीं, ना तो ये परिणाम चुकाने वाले ना आश्चर्य करने वाले। ये परिणाम तो पहले दिन से तय था, जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिस दिन से ये संकल्प लेकर लग गया था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत और मेरे बूथ पे इस बार कमल खिला कर रहूंगा। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, उस सरकार को संबल और स्थायित्व देने के लिए हर कार्यकर्ता पूरी समर्पणता के साथ लगा था। और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में उतना ही जोश मतदाताओं का भी लग रहा था। हर मतदाता ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। तो एक बार सिंधिया जी ने अनुरोध किया, किसानों की कर्ज माफ करो। 1 महीने होगा, 2 महीने होगा, 10 महीने होगा, 12 महीने होगा। उन्होंने कहा कि मैं सड़क पे उतरूंगा। कमलनाथ जी ने कहा सड़क पे उतर जाओ, तो सिंधिया जी के नेतृत्व में पूरी सरकार सड़क पे उतार दी। आज जो निर्णय उस समय लिया था सिंधिया जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री शिवराज जी के दोनों के नेतृत्व में, ये जीत शिव और ज्योति की है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के योद्धाओं की है। नीचे पन्ना प्रभारी से लेकर मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष, ये उनकी जीत है। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धार के गंधवानी में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम पर लुटेरों ने हमला कर दिया और पुलिस की रिवॉल्वर, राइफल और मोबाइल लूटकर भाग निकले। इस हमले में सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल जख्मी भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गंधवानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि 6 आरोपी फरार हैं। पुलिस जिनकी तलाश कर रही है उनको पता करने की कोशिश, उनका पता लगाने की कोशिश अभी भी जारी है। पेट्रोलिंग करते वक्त सब इंस्पेक्टर और उनके साथ एक कांस्टेबल थे। इन्होंने शराब पीते हुए कुछ लड़कों को रोका। उनसे तो पूछताछ कर रहे थे तो एक व्यक्ति द्वारा इनके द्वारा उनका मोबाइल, एक इंसास राइफल और एक पिस्टल को छीना गया और छीन के इन लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की और भाग गए। अभी तक इनमें से 6 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और 4 लोग पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं और जो फरार आरोपी हैं उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन, बड़ा हैरान कर देने वाला ये मामला, पुलिस के पास रिवॉल्वर थी, बंदूक थी, फिर भी हमलावर आते हैं और हमला करके ये सब लूट कर चले जाते हैं। इस मामले में अब क्या आगे अपडेट मिल रहा है?
जी हाँ पुनीत, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि पुलिस जो है, पुलिस के ऊपर ही हमला हो जाता है। गंडवानी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रात में एसआई और प्रधान आरक्षक ये दोनों जो है पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान जो है गंडवानी के पास एक घटना हुई थी। इन दोनों ने, कुछ लोग जो है शराब थे, उनको रोका और उनसे जाकर पूछताछ करी। इसी दौरान जो है उन लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया और राइफल और रिवॉल्वर भी इनसे लूट भागे। साथ ही इन्होंने इनका मोबाइल भी इनसे लूटा है। इसके अलावा इनके ऊपर उन्होंने हमला भी किया है, जिसमें दोनों पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत जो है एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई और दोनों पुलिसकर्मियों को गंडवानी लाया गया, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों का उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को इसमें जो है गिरफ्तारी भी की है और 6 लोगों की पुलिस ने पहचान हो पाई है। बाकी के जो आरोपी है पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए। कुछ दशक पहले जब पानी संरक्षण लोकप्रिय विचार नहीं था, चेन्नई में एक व्यक्ति ने द रेन सेंटर की स्थापना की। ये एक बारिश के पानी संचयन सहायता और जागरूकता केंद्र है। शेखर राघवन आज मिशन पानी के लिए हमारे साथ शहरों में वर्षा जल संचयन के बारे में कुछ साझा करने आए, बताने आए। Last year was the turning point. Before 2019, people did not show so much interest in rainwater harvesting. साल 2019 परिवर्तनशील रहा। 2019 से पहले बारिश के पानी के संग्रहण को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें यह लगता रहा कि अनिवार्य नहीं है। ये सच नहीं है। किसी भी सोसाइटी में बारिश का कुआं या बोरवेल है, उन्हें जल संरक्षण करने की जरूरत है। इसी से सोसाइटी में पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहेगी। धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी भी सही संरक्षण के बारे में पता नहीं है। सही संरक्षण का मतलब है कुएं को अच्छे से पुनर्भरण करना, और इसके लिए पुनर्भरण कुएं की गहराई 15 फीट और चौड़ाई 3 से 5 फीट होनी चाहिए। इसके बाद रिचार्ज कुएं को खाली छोड़ देने की जरूरत है। बरसात में घर के परिसर में जो पानी गिरता है उसे पुनर्भरण कुएं में जाने देना चाहिए। इस प्रक्रिया से जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में पानी का स्रोत बना रहेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे जमीन खोदते हैं और एक पीवीसी पाइप डालते हैं, जो एक खराब संरचना है। अगर वो अवरुद्ध गया तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। हमें लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इतना ही नहीं, सरकार भी इसके प्रति संवेदनशील हुई है। उन्होंने सड़कों पर पुनर्भरण कुएं बनाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह हम अपने आप से प्यार करते हैं, उसी तरह हमें पानी से भी प्यार करना चाहिए। सिर्फ पानी बचाना हमारा दायित्व नहीं है, बारिश के पानी का संग्रहण भी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।